नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये खास बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जिसमें कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एनडीए सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची की तैयार। संविधान दिवस से पहले आज आयोजित हुई हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा। अनेक केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। कल 26 नवंबर को हो रहे हैं संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे। सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार बढ़त। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1100 अंक ऊपर चढ़ा तो वहीं निफ्टी भी 24,300 के पार। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू। भारत जीत के बेहद करीब। आज उस्मान ख्वाजा और स्वीटन स्मिथ को सिराज ने किया आउट। सिंगापुर में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच आज से शुरू होगी शतरंज के विश्व चैंपियन बनने की जंग। गुकेश के पास सबसे युवा चैंपियन बनने का मौका। तो चलिए शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की खबर के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। अगर लोकसभा की बात की जाए तो आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। पहला विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 होगा। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी और इसके साथ ही लोकसभा में दूसरा विधेयक रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ होगा। रेल संशोधन विधेयक 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा में कई अहम पत्र सभा पटल पर पेश किए जाएंगे। तो वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज एक अहम विधेयक शामिल किया गया है। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे और इसके साथ ही उच्च सदन में आज सभा पटल पर महासचिव द्वारा पत्र रखा जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना अपना वक्तव्य देंगे। तो सत्र के दौरान 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश होने वाले 16 विधेयकों की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक, साथ ही साथ आपदा संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा। तो वहीं वहन पत्र विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 और इसके अलावा रेलवे संशोधन विधेयक 2024। तो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक जो पेश किए जाने वाले विधेयक हैं, 16 विधेयक, उनकी हम बात कर रहे हैं। बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक रहेगा ये भी। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसके अलावा तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा। बॉयलर विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। साथ साथ राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक 2024,
तो ये तमाम विधेयक जो संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे, 16 विधेयक, उनकी हम बात कर रहे हैं। व्यापारी नौवहन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा, तो तटीय नौवहन विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024 भी पेश किया जाएगा। तो संसद का शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला सत्र है और आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की है। क्या कुछ खास रहेगा इस बार के सत्र में, इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। बहुत नज़रें हैं, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं और साथ ही साथ विपक्ष भी इस सत्र का इंतजार कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी। हमारे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और व्यवस्था के तहत हमने अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। हाउस में जितना बिजनेस आने हैं, बिल्स और जो भी काम हमको इस सत्र में लेके आना है, सब हम तैयार हैं। विपक्ष से हम गुजारिश करेंगे कि सत्र को अच्छा से चलाने में अपना भूमिका निभाएं और इसी सत्र में 26 नवंबर को संविधान दिवस का 75 वर्ष पूरा हो जाएंगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 में जब एडॉप्ट किया गया था, उस समय से लेकर के अभी तक जो सफ़र तय किए हैं, इसमें भी हम एक रोशनी डालने के लिए किताब निकाल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी की रिपोर्ट भी इसी सत्र के पहले हफ्ते में आनी है। तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिल हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? जो वक्फ संशोधन बिल पेश किए हैं और अभी जेपीसी के पास से हम चाहते हैं कि जेपीसी से आते ही हम इसको तुरंत फिर से पार्लियामेंट में पेश करके फिर इसको हम पास करें। अब हम जेपीसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जेपीसी किसी तरह से अपने समय पर अगर रिपोर्ट दे देते हैं तो हम चाहते हैं कि सब लोग इस पर अध्ययन करें और पारित करें। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। विपक्ष सत्र के दौरान हम देखते हैं कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी कोशिश करता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूँकि अब विधायी कामकाज इस बार आप लोग तेज़ी से निपटाना चाहें? देखिए, संसद में हम लोग, जैसे मैंने कहा, मिलजुल करके काम करना होता है। तो हम चाहते हैं कि विपक्ष अपना एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। हम एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी में मैच्योर्ड पार्लियामेंट्रियन, ये भाव सबको रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री। उनका कहना था कि बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक भूमिका निभाएं। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और संविधान दिवस से पहले राजधानी नई दिल्ली में आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली गई। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई इस पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय युवा मामले एवं खेल एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पदयात्रा का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और युवाओं के बीच लोकतंत्र की प्रस्तावना और सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से खास बातचीत की। मनसुख मांडविया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैसे कहेंगे? आज आप देख रहे हो संविधान दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेम्बल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूँ कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं और खास तौर से हमारे संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है उनके प्रति भी एक तरीके से सम्मान प्रकट किया जा रहा है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में
अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है, वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनसुख मांडविया जी, जो बता रहे थे कि युवाओं को लेकर खास तौर से इस पदयात्रा का विशेष महत्व है, ताकि युवा पीढ़ी है वो अपने संविधान को जान सके और संविधान निर्माताओं के योगदान को जान सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पदयात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों से देश के संविधान को और भी ज्यादा मजबूती दी है। संविधान शुरुआत ही करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सबको सम्मिलित करता है, पूरे देश को जोड़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने 10 साल से जो कार्य किया है, पहले दिन से उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश के पीड़ितों के लिए, सम्मिलित के लिए काम करेगी और समर्पित रहेगी। और मैं समझता हूँ वही संविधान का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष तक संविधान को भी और मजबूत किया। और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ना सिर्फ युवा, देश के सभी नागरिक संविधान से जुड़े। ये एक अपने आप में उपलब्धि है कि पूरा देश संविधान दिवस को लेकर बहुत उत्साहित है। देश की सभी नागरिकों को संविधान के प्रति समर्पित होनी चाहिए, प्रतिबद्धता रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। निश्चित रूप में युवा पीढ़ी उसमें से ज्यादा जुड़े, क्योंकि उनको मालूम नहीं है देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे हुई थी, देश की संविधान सभा में क्या चर्चा हुई थी। आज जिन लोगों के हाथ में हमारी व्यवस्था की दायित्व है, हमारी कर्तव्य बनता है नई पीढ़ी को उसके साथ जुड़े। जो आज आप भव्यता देख रहे हो, ये तो एक झांकी है। देश भर आज संविधान दिवस मना रहा है, यही हमारी उपलब्धि है। 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 75 सालों संविधान और ज्यादा सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करने का दिन है। 26 नवंबर को हमारा संविधान हमने अंगीकृत किया था और हमारे संविधान बनाते समय बाबा साहब अम्बेडकर और मनुष्यों का त्याग, समर्पण, उनके कर्तव्य को याद करने का दिन है कि आज 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत का लोकतंत्र भी सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और वो लोकतंत्र हमें संविधान की मूल भावनाओं से मिला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होनी है। मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे।
भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं, तो वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत हासिल की है। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी कि कल को समाप्त हो रहा है। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने रविवार को मालाबार हिल स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों वाला राजपत्र और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की प्रतियां उन्हें प्रस्तुत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया है। शिवसेना के सभी 57 नवनिर्वाचित विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके साथ ही शिवसेना विधायक दल की बैठक में पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए एकनाथ शिंदे की प्रशंसा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया गया। तो महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की आज बैठक होनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया है। शिवसेना के सभी 57 नवनिर्वाचित विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसके साथ ही साथ शिवसेना विधायक दल की बैठक में पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए एकनाथ शिंदे की प्रशंसा भी की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया गया है। आपको बता दें महाराष्ट्र में आज भाजपा विधायक दल की भी बैठक होनी है और मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। भाजपा ने इस बार इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। सबसे अधिक 132 सीटें सिर्फ भाजपा ने जीती हैं। तो वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत हासिल की है। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को यानी कि कल समाप्त हो रहा है और सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात भी की। और महाराष्ट्र से ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, महाराष्ट्र में महायुति की जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है उसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी अपना अपना नेता चुन रहे हैं, लेकिन आखिरी मोहर अब आज भी भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, तो आखिरी मोहर जो है जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें होगा। जी बिल्कुल शैला, अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से जो दिन पर रिजल्ट्स आए उसके बाद लगातार जो मीटिंग्स जारी हैं वो आज भी जारी रहेंगी। और जिस तरीके से हमने कल देर रात देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया उन्हें, और उसी तरह कल अगर हम दिन की बात कर लें तो एनसीपी ने भी अजीत पवार को अपने विधायक दल का नेता चुना है। अब बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी का आज बताया जा रहा है कि बीजेपी आज अपना विधायक दल का नेता चुनेगी और वो भी एक मीटिंग लेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण मीटिंग की अगर हम बात करें तो वो ये है कि जहां पर तीनों दल के जो नेता हैं वो साथ में आए और वो चर्चा करें। ये भी बताया जा रहा है कि तीनों दल के जो प्रमुख नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप हैं, वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ में उनकी चर्चा होगी, क्योंकि ये पेंच छुड़ाना कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो समय भी इसमें लग रहा है। ये तो साफ हो गया है कि सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास है वही ये डिसाइड करेगा कि उसका मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ पर जो अगर चित्र की बात कर लें तो ये बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। लेकिन हर दल चाहता है कि उनका जो नेता है, अगर एनसीपी की बात कर लें तो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए,
वहीं पर हम पोस्टरबाजी भी देख रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता ये पोस्टर्स लगा रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री। तो आप समझ सकते हैं जो ये इमोशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कल जो मीटिंग हुई थी एकनाथ शिंदे शिवसेना की, वहां पर भी हमने चर्चा की जो नवनिर्वाचित एमएलएज हैं उनसे। उन्होंने भी बताया कि हम तो यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही कायम रहें, और एक एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने त्याग किया था और एक अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि एक कदम लिया था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाने के लिए, तो एक बार फिर उसी तरीके का जादू हो जाए, उसी तरीके का त्याग हो जाए और मुख्यमंत्री उनके दल का यानी कि एकनाथ शिंदे हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये सारी मिस्ट्री के ऊपर में से पर्दा उठना है, वो लग रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली में ही इसका पेच छुपेगा। और ये तो हम मान के चल रहे हैं कि कल ही जो शपथ विधि का समारोह है वो कल ही होना है, क्योंकि जो कार्यकाल है महाराष्ट्र की जो 2019 से 2024 तक का था वो कल समाप्त हो रहा है। तो कल किसी भी हाल में इन्हें शपथ विधि करना ही होगा, और क्योंकि ये भव्य इनका एक ये जीत है, भव्य है, तो भव्य समारोह होगा। और भव्य समारोह के लिए बताया जा रहा है कि भव्य जगह यानी कि वानखेड़े स्टेडियम चूज किया जा सकता है। बिल्कुल। और श्यामा, जिस तरह से जो घटक दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनकी भी पहले जिस तरह से हमने बातें सुनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिस तरह से वो अपना विश्वास रखते हैं और हमेशा अपना जो दृढ़ उनके जो विश्वास है वो उस पर व्यक्त किया है, तो कहीं ना कहीं जो फैसला लास्ट में पीएम का होगा वो सभी को मान्य होगा। देखिए शैला, अगर किसी दल के पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं तो बाकी दल तो वैसे ही समझ सकते हैं कि अब जो डिसीजन बनाने वाला है या डिसीजन लेगा वो वही दल होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, अमित शाह का नेतृत्व काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया हुआ है, क्योंकि दोनों ही जनों ने काफी रैलियां भी की है यहाँ पर महाराष्ट्र में। और प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने कहा भी था कि जब महायुति की जीत होगी तो वो स्वयं आएंगे शपथ विधि में। तो ये एक तरीके से जो नेतृत्व की बात हम कर रहे हैं, सभी दल जानते हैं और मानते भी हैं कि जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसमें एक तरीके से बहुत प्लानिंग भी होती है, और उनके नेतृत्व में अगर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा विकास उनका भी होगा। और यहीं पर अगर हम बात कर लें तो जो हर दल की बात करें, एनसीपी की बात करें या शिवसेना की बात करें, वो लगातार यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो डिसीजन होगा या जो प्रधानमंत्री जो आदेश देंगे वो उन्हें मान्य होगा। वो इसलिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा तो सीटें बीजेपी के पास ही हैं, और वैसे भी सीटें जिनके पास ज्यादा होती है उनका ही बोलबाला होता है। और अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो बिल्कुल एक उनके लिए एक कह सकते हैं कि आदेश उनके लिए हो सकता है और वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। बिल्कुल श्यामा, और जिस तरह से ये तो बात हुई मुख्यमंत्री की, अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की तो ये भी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार कैसा चेहरा होगा मंत्रिमंडल का। देखिए ये तो काफी सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो पेंच छुड़ाना है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। और जिस तरीके से पिछली बार का पैटर्न रहा है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, हम मान के चल रहे हैं कि इस बार भी उस तरीके का पैटर्न अपनाया जा सकता है। और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो वहीं उप मुख्यमंत्री शिवसेना और एनसीपी के होंगे। और चेहरे तो हम जानते ही हैं, माना जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी क्या डिसीजन लेता है वो उनके ऊपर होगा, वो आखिरी होगा। लेकिन मुख्यतः चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री की बात कर लें तो वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का ही होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, होम की बात कर लीजिए, फाइनेंस की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, ये ऐसे अन्य प्रमुख जो पोर्टफोलियोज होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि हर अपना दल चाहेगा कि वो उनके पास हो। लेकिन किस तरीके से ये बंटवारा होता है, किस तरीके से किसको कितना पोर्टफोलियो दिया जाता है, ये सब देखने वाली बात होगी। और जैसा मैंने बताया कि ये सेकेंडरी है, पहले तो पेंच इस बात की छुड़ा लें कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही शपथ विधि के जो डिटेल्स हैं, जिसके लिए पूरा महाराष्ट्र, ना सिर्फ मीडिया बल्कि पूरा महाराष्ट्र का जनता रुका हुआ है, उसके लिए ये डिटेल्स अब जल्द से जल्द आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो श्यामा, हमारे दर्शकों को बताइए कि विधायक दल की बैठक कितने बजे होगी और कब तक इस पर तस्वीर साफ हो सकती है? ये विधायक दल का जो मीटिंग होता है कि वो एक समय दे दिया जाता है, लेकिन उस समय से वो शुरू नहीं होता है। हमने देखा, कल भी देखा
कि काफी लंबा समय चलता है लेकिन खाली दिन बताया जाता है। कल भी हमने देखा कि समय लगता है सारे एमएलएस को, जो अभी चुन के आए हुए हैं, जो जीते हैं, वो एमएलएस को पहुंचने में समय लगता है। हालांकि बीजेपी के पास में ये एक फैक्टर फायदे का है कि 2 दिन निकल चुके हैं और सभी जो एमएलएस जीते हुए हैं वो मुंबई में उपस्थित हो चुके हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को मिलना, अपना आभार प्रकट करना, अपना सपोर्ट प्रकट करना, ये सारी चीजें तो जो हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज, वो हो चुकी हैं। लेकिन एक तरीके से जो ये मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट है और मीटिंग बस हम इसके अंत का इंतजार कर सकते हैं और जो विजुअल्स अंदर से आएंगी, मीटिंग से आएंगी, उसका इंतजार कर सकते हैं। तो अगर हम सूत्रों के अनुसार अगर जो आपको जानकारी मिली हो उसके अनुसार जानना चाहें तो क्या देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर अंदर खाने कुछ और लौट पलट भी हो सकता है? हो सकता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि मुख्यतः अगर मान के चलें तो देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा है जो सामने आ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले समय 2014 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था और काफी अच्छा उनका कार्यकाल रहा। डेवलपमेंट की बात कर लीजिए या कनेक्ट की बात कर लीजिए, ना सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि महाराष्ट्र को विश्व स्तर पर ले जाने में काफी अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई। काफी सारे ऐसे पॉलिसीज, काफी सारे ऐसे स्कीम्स उन्होंने लाए जो ग्राउंड तक पहुंचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कह लीजिए, ये वही समय था जब जो कोस्टल रोड की हम बात कर रहे हैं तब उसकी नींव रखी गई थी। जलयुक्त शिवार एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र के जो ऐसे इलाके जहां पर सूखा पड़ता है, जो सूखे का मार झेलते हैं, उनको हरा भरा करने में काफी अहम रोल निभाया था इस जलयुक्त शिवार ने, वो देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया था। ऐसे कई सारे स्कीम्स उन्होंने, पॉलिसीज उन्होंने शुरू की। काफी कह सकते हैं दावेदार, उनका काफी एक अहम नाम है उनका। इस बार भी लोकसभा में जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही बीजेपी की, सारा हार उन्होंने अपने सर पे लिया, उसको उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर पे लिया और लग गए हो कि अब जो चेहरा है वो बदलना होगा। इस बिल्कुल श्यामा, देखिए नेतृत्व के लिहाज से उन्हें एक सशक्त नेता माना जाता है। उनके जो विकास कार्य हैं वो भी काफी मतलब अरसे तक लोगों ने देखे हैं। लेकिन जिस तरह से हम जनता से कनेक्ट की बात करते हैं तो जनता भी उन्हें एक प्रिय नेता के तौर पर देखती है। उनसे जो जनता से जो एक कनेक्ट है वो भी उनका काफी ज्यादा है। बिल्कुल। आप देखिए 5 साल अगर मुख्यमंत्री कोई रहते हैं और इतने सारे पॉलिसीज लेते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए, तो वो जुड़ाव बिल्कुल आ जाता है। चलिए श्यामा, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं हम संसद भवन और सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं संसद भवन परिसर से और संसद भवन परिसर में सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। दो 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा
75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद
देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें, और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को
उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो संसद भवन परिसर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र है तो उम्मीद करते हैं कि माहौल भी शीतकालीन रहेगा। उन्होंने संविधान की 75 वर्ष की यात्रा का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर पीढ़ी का काम है कि वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करे। साथ ही साथ उन्होंने संसद भवन में स्वस्थ चर्चा किस प्रकार हो, इस पर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने विपक्ष की जो रणनीति रहती है समय बर्बाद करने की, उस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया होता है, वो लोग मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो इस पर उन्होंने करारा कटाक्ष किया। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस प्रकार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, कई बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं। उन्होंने विपक्ष की जो रणनीति रहती है उस पर भी कटाक्ष किया है, प्रहार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये सत्र परिणामकारी होगा। इस सत्र में हम जानते हैं कि कई अहम बिंदुओं पर उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि जब 75 वर्ष संविधान के पूरे हो रहे हैं, हम जानते हैं कि कल संविधान सदन में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। तो ये बात लिए भी है क्योंकि ऐसे समय में सत्र हो रहा है, शीतकालीन सत्र, जब हम संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सत्र के दौरान सकारात्मक चर्चा हो, नए सांसदों को खास तौर पर मौका मिले, और ये उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो नई पीढ़ी को एक तरफ से देखें, वो कामकाज उनको करने का एक अवसर दे। ये कहने का नेतृत्व था प्रधानमंत्री का। और जब संसद के अंदर नए सांसदों को बोलने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो मजबूत होती है। तो प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है, खासतौर पर विपक्ष से एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विपक्षी दल है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी से चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो एक तरह से देखें संसद में हंगामा करना चाहते हैं, संसद को बाधित करना चाहते हैं। तो वो एक इशारा प्रधानमंत्री ने किया कि जिनको 80-90 बार जनता नकार चुकी है, ऐसा लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत करारा निशाना विपक्ष की उस रवैये पर साधा है। पिछले सत्रों के दौरान हमने देखा था, पिछले 2 सत्रों के दौरान 18वीं लोकसभा में, जब इसमें विपक्ष के कई सदस्यों ने, कई पार्टियों ने एक अड़ियल रुख अपनाया था और संसद की कार्रवाई में बाधा आई थी। तो प्रधानमंत्री ने एक अपील भी की है, सहयोग भी मांगा है सभी दलों से, और साथ ही साथ ये कहा है कि जनता सब देखती है और जनता सभी व्यवहारों को देखती है, सभी सांसदों के या सभी राजनीतिक दलों के, और कई बार नकारती भी है इसी वजह से। तो ये ख्याल रखना चाहिए सभी दलों को, सभी प्रमुख दलों को, विपक्षी दलों को। खासतौर पर उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है। शैलेंद्र, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शैलेंद्र स्वस्थ चर्चा की बात कही कि संसद भवन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, तो उसके लिए तमाम दलों के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप लोग जब भी सदन में बात करते हैं तो स्वस्थ चर्चा करें ताकि उसका कुछ आउटपुट निकलकर सामने आए, ताकि तमाम जो बिल है वो पास हो सके, तमाम मुद्दों पर सकारात्मक कुछ निष्कर्ष निकल सके। ये देखिए, निश्चित तौर पर संसद जब सत्र चलता है तो दरअसल वाद विवाद, चर्चा, विधायी कामकाज, ये बहुत महत्वपूर्ण उसके पहलू होते हैं। और निश्चित तौर पर संसद इस बात की जगह भी है कि चाहे विधेयक हो, चाहे महत्वपूर्ण मुद्दे हो देश से जुड़े, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और हमने देखा है कि कई बार चर्चा हुई भी है, और संसद इसके लिए, संसद से जो संदेश निकलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्षी दल कुछ मुद्दों पर इस सदन के अंदर इस तरह से उसको उठाना चाहते हैं, उससे कार्रवाई में बाधा आती है। तो ये एक बहुत संकेत है कि आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, उस पर चर्चा और विमर्श नियम के मुताबिक हो सकता है। कल संसदीय कार्य मंत्री ने जो बैठक हुई थी सर्वदलीय, उसमें भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर विपक्ष अपनी राय रखना चाहता है, सरकार को कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो
नियमों के मुताबिक होनी चाहिए और एक रुख इस तरह से होना चाहिए। लेकिन वो नियमों के मुताबिक होनी चाहिए और एक रुख इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि जो काम काज है उसमें बाधा ना आए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उस लिहाज से हम देखेंगे कि क्या विपक्ष का रवैया इस बार कुछ बदला हुआ नजर आएगा या फिर वही रवैया रहेगा जो पिछले सत्रों के दौरान शुरू के दिनों में देखने को मिला था। हालांकि हमने देखा है कि कई बार सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के बीच एक रास्ता निकलता है और लंबे समय तक हम देखते हैं कि देर तक कामकाज होता है, देर तक लोकसभा बैठती है उसकी भरपाई के लिए, लेकिन ये स्थितियां ना आए और पहले दिन से ही कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है, ये समझना होगा। बिल्कुल। और शैलेंद्र, विधायी कामकाज की अगर बात की जाए तो ये जो शीतकालीन सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कई अहम विधेयक इस शीतकालीन सत्र में ये देखिए निश्चित तौर पर तकरीबन 17 विधेयक संभावित हैं और उन 17 विधेयकों में सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो वक्फ संशोधन बिल, क्योंकि उसकी चर्चा बहुत है। पिछले सत्र में वो आया था, जेपीसी को सौंपा गया था। आज जो पहला हफ्ता है इस शीतकालीन सत्र का, उसके आखिरी तक यानी शुक्रवार तक रिपोर्ट आनी है। इस बीच विपक्ष के जो सदस्य हैं वो लोकसभा अध्यक्ष से मिल रहे हैं कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। हमने देखा है कि 25 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं, अध्ययन यात्रा पर जेपीसी के सदस्य गए हैं। तो उनका ये कहना है कि अभी इतनी जल्दी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जाए ये उचित नहीं है और विचार की ज़रूरत है। जबकि जेपीसी अध्यक्ष ये संकेत दे चुके हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट करीब करीब तैयार है और समय पर ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। जहाँ तक विधायी एजेंडे का सवाल है, सरकार उसे एजेंडे में शामिल कर चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री से हमने बातचीत भी की थी, दूरदर्शन न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव आप दर्शकों ने देखा भी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार ये चाहती है कि इसी सत्र के दौरान वक्फ संशोधन बिल पारित हो, जिससे कि जो गरीब मुसलमान हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। वक्फ की ज़मीनों का बेहतर रखरखाव हम जानते हैं के लिए और उनके डिजिटलीकरण के लिए उन ज़मीनों का और तमाम ऐसे जो मुस्लिम समाज के हितकारी उद्देश्यों से जुड़े हैं उसके लिए ये संशोधन लाए गए हैं। और पहली बार नहीं है जब वक्फ बोर्ड में या वक्फ बिल में संशोधन के जरिए कुछ बदलाव किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि जब से वक्फ बोर्ड बना तब से हमने देखा कि तमाम परिवर्तन हुए हैं और जो 2013 में परिवर्तन हुआ उसकी वजह से तमाम विवाद सामने आए थे। बिल्कुल शैलेंद्र, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड की कि किस प्रकार से वहां पर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हो गई है तेज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं भाजपा ने हेमंत सोरेन से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का अनुरोध किया है।
और झारखंड की राजधानी रांची से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब जो है जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत मिला है, अब नई सरकार के गठन की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। वहां पर किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और कैसा होगा सरकार का चेहरा, बताइए। हाँ देखिए सहला, मैं अभी झारखंड विधानसभा के ठीक सामने खड़ा हूं। अब हमारे पीछे जो ये भव्य इमारत देख रहे हैं, ये झारखंड का विधानसभा है और इसी विधानसभा भवन में पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों गठबंधनों के जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो राजनेता हैं, उन्होंने लगाया और यहां पर पहुंचने में कामयाबी मात्र 81 लोगों को मिली है, जबकि चुनाव मैदान में सैकड़ों लोग खड़े थे। तो आप समझ सकती हैं कि लगभग 1 महीने तक मैराथन चली चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद जो चुनाव परिणाम आया है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई पड़ रही है। राज्यपाल ने उन्हें निमंत्रण दिया है और 28 नवंबर को जो ऐतिहासिक रांची का मोहराबादी मैदान है, उस मैदान में तमाम तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और हेमंत सोरेन ने जो कल संकेत दिए हैं, उस संकेत के मुताबिक ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जो इंडी ब्लॉक है, इंडी गठबंधन है, उस गठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह के हिस्सा हो सकते हैं, जिसमें लालू प्रसाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और फिर अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि वो भी शपथ ग्रहण समारोह के हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही लेफ्ट पार्टियों के अनेक नेताओं के बारे में सूचना मिल रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगी, उस सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनकी ये कोशिश है कि वो शक्ति प्रदर्शन करें, वो अपनी पूरी इंडी ब्लॉक की एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश करें। जहां तक चेहरे का सवाल है सहला, तो 4 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला जो है वो जानकारी मिल पा रही है कि जिनके पास 4 विधायक हैं उनको 1 मंत्री पद दिया जा सकता है, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस के 16 विधायक अगर हैं तो वो 4 मंत्रालय जो हैं वो डिमांड कर सकते हैं। वहीं पर अगर आरजेडी के पास 4 विधायक हैं तो 1 मंत्री उनको मिल सकता है। हालांकि आरजेडी जो है 2014 वाली सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में कई मंत्री उनके जो हैं वो झारखंड की हुकूमत में रह चुके हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि आरजेडी उनसे 1 से 2 मंत्री पद का डिमांड कर सकती है। माले हमेशा से सरकार को बाहर से समर्थन देती रही है, इस बार क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और माले, इनके जो विधायक हैं, इन विधायकों का सामंजस्य बिठाना और फिर उन्हें अच्छा मंत्रालय की पेशकश करना, यह हेमंत सरकार के लिए चुनौती होगी। और हेमंत सोरेन हर हाल में चाहेंगे कि उनके जो गठबंधन के साझीदार हैं वो उनसे खुश रहें और सरकार चलाने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कवायदे हैं 2-3 दिनों तक मंथन का दौर चलेगा और ये उम्मीद है कि 28 नवंबर को जो नई सरकार शपथ लेगी, वो सरकार तुरंत अपने मंत्रालय का जो विभागों का बंटवारा है वह भी कर डालेगी, क्योंकि उनके पास 2-3 दिन का वक्त जो है वो साफ तौर पर राजेश, सरकार गठन के बाद कई चुनौतियां भी होंगी सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरह से हमने इस पूरे कैंपेन में देखा कई मुद्दे रहे जो बहुत प्रमुखता से छाए रहे झारखंड में, जिसमें एक घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ऐसे में किस प्रकार इन चुनौतियों से पार पाना सरकार के लिए संभव होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है या फिर करप्शन का मुद्दा है जिसको बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान जरूर आक्रामक नजर आएंगे और हर हाल में बीजेपी चाहेगी कि वो सरकार को घेरे। मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने की पेशकश जो है घोषणा पत्र में की गई थी। आखिर वो 2500 रुपए की राशि दिसंबर से देने
करने का जो ऐलान पहले से हेमंत सोरेन कर चुके हैं, वो राशि कहां से आएगी, उस राशि को जुटाना और तमाम इम्प्लीमेंटेशन करना झारखंड सरकार के लिए चुनौती होगी। आज के अखबारों में सहला एक खबर आई है कि राज्यपाल ने भी हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है कि वो जो अवैध जो कार्य हैं संथाल परगना के इलाके में या जो अनावश्यक जो कार्य होते रहे हैं उसको सरकार जो है वो रोके। ये खबर आज की यहाँ पर सुर्खियां बटोर रही है। चलिए राजेश, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, समय इतना ही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।